नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। ये मेन सीरीज में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और ये उसी श्रृंखला का दूसरा प्रश्न है जो कि जीएस 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है हमारा यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूपीएससी पूछेगा तो 10 अंक में 150 शब्दों में पूछेगा। वहीं अगर इस प्रश्न को यूपीपीसीएस पूछता है तो इसको पूछेगा आपके 12 अंक में 200 शब्दों के अंदर। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों और इसके शमन के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहा था। ठीक, तो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पहले आपको परिचय लिखना है, वायु प्रदूषण क्या होता है, इसके कारक कौन से हैं, फिर सरकार की पहले कौन सी चल रही है और निष्कर्ष क्या है आपका। तो इससे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, ये जो उत्तर आपको हम यहाँ मॉडल उत्तर दे रहे हैं, ये इसमें क्या क्या आपको शामिल करना है ये सब दिया गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, वायुमंडल में जो वायु प्रदूषण फैलता है उससे होता क्या है। देखो, जब वायुमंडल के अंदर हानिकारक प्रदूषक मिल जाते हैं तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए, हानिकारक पदार्थों वायु प्रदूषक द्वारा वायुमंडल का संदूषण ही वायु प्रदूषण कहलाता है। और जो वायु प्रदूषक होते हैं मानव रहित और मानव सहित दोनों, यानी कि मानवीय और गैर मानवीय दोनों कारक शामिल होते हैं। प्रकृति में भी कारक बहुत सारे शामिल होते हैं, जैसे कि आपका वोल्केनो इरप्शन हो गया आदि होते हैं। ठीक, इसका फिर प्रभाव क्या पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर, जैव विविधता पर, जलवायु पर। तो इसी क्रम में अपने उत्तर को बढ़ाना है। अब आगे अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक क्या है, औद्योगिक उत्सर्जन है। ठीक, दूसरा आपका कारक क्या है, प्राकृतिक कारण होते हैं इसमें। तीसरा निर्माण और खनन है आपका। चौथा आपका कृषि पद्धतियां हैं। पांचवा आपका द्वितीय प्रदूषक है। छठा घरेलू स्रोत है और वाहन उत्सर्जन है। देखिए, अगर ये प्रश्न 8 अंक और 125 शब्दों में पूछा जाए तो प्रदूषण की यही कारक लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन यदि इसे 200 शब्दों में पूछा जाता है, थोड़ा विस्तार से बताना होगा। जैसे आप पहले बताएंगे औद्योगिक उत्सर्जन। औद्योगिक उत्सर्जन में क्या क्या आता है और कैसे आता है। देखिए, स्रोत क्या है इसका, थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरियाँ और स्टील प्लांट आते हैं। यहाँ से क्या निकलता है, फ्लाई ऐश निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं, भारी धातुएं निकलती हैं। वही वाहन की बात की जाए तो यहाँ से जीवाश्म ईंधन का दहन होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM2.5, PM10 ये सब निकलते हैं। समस्या क्या है, पुराने वाहन जो है और शहरी भीड़ भाड़, इसकी समस्या है कारण का। तो अगला कारण अगर हम देखते हैं इसमें तो ये है घरेलू स्रोत की बात की जाए तो ठोस ईंधन में से जलाऊ लकड़ी हो गई, गोबर होगी, गोबर का जलन हो गया, इससे क्या इंडोर प्रदूषण होता है और ये महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कर डालता है। कृषि की बात की जाए तो कृषि में क्या लिखेंगे आप, फसल कटाई के बाद पराली जलाना। ठीक है, इससे भारी धुआं निकलता है। इसी प्रकार निर्माण और खनन के संदर्भ में क्या लिखना है आपको, धूल और निलंबित कण, अनियंत्रित रेत खनन, इन सबका कारण बनता है। देखिए, ये जो आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, बस आप इतना ही लिख के आ जाएंगे तो आपका निश्चित मानिए बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। देखिए, रसायन विज्ञान थोड़ा समझ लीजिए। इसमें आपको क्या लिखना है, प्राथमिक प्रदूषक जब धूल और धूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो द्वितीयक प्रदूषक बन जाते हैं, जिसमें ओजोन, स्मॉग, अम्लीय वर्षा ये सब आते हैं और पर्यावरणीय प्रभावों को तीव्र कर देते हैं। कि मतलब ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ जाता है, जंगल में आग बढ़ जाती है, धूल भरी आंधियों में जो वृद्धि हो जाती है। देखिए, प्रभाव में आप इसको इस तरह डायग्राम के संदर्भ में लिख सकते हैं। अब देखिए, शमन के प्रयास क्या किए जा रहे हैं, यानी कि मिटिगेशन एफर्ट्स क्या हैं, वायु प्रदूषण रोकने के प्रयासों की चर्चा की जाए तो सबसे पहले क्या है, NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है, 2024 तक PM2.5 और PM10 में 20 से 30% कमी करनी है, पहला लक्ष्य हो गया। एक आपका सफर पोर्टल चल रहा है, ग्रैप नियम लागू किए जाते हैं, समीर ऐप है। तो ये बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है कि इसके तहत 2019 में शुरुआत की गई थी और 122 गैर प्राप्ति वाले शहरों में 2024 तक PM2.5 और PM10 के स्तर को 20 से 30% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार सफर क्या है आप जानते हैं, जैसे कि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली है, एक पोर्टल एक टाइप का। ठीक, और ग्रैप पता ही आप क्या है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। जैसे ही किसी शहर में किसी जगह पे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो ये लागू कर दिए जाते हैं और औद्योगिक गतिविधियां बाधित कर दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप इसको बस लिख के चले आइएगा तो अच्छा उत्तर बन जाएगा आपका। देखिए, और टेक्नोलॉजी और नहीं तकनीक और कानून के माध्यम से बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है
वाहन के संदर्भ में देखा जाए तो BS6 मापदंड लागू किया है 2020 में, और PUC प्रमाणन को आवश्यक बना दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि जो प्रदूषण चेक करवाते हो अपनी गाड़ी का, वही PUC प्रमाणन होता है। उद्योग की बात की जाए तो स्क्रबर और फिल्टर को अनिवार्य कर दिया गया है, और फ्लाई ऐश का उपयोग भी किया जा रहा है इसमें। इसी प्रकार अनियमन, तो वायु नियमन की बात की जाए या विधि जो बनाई गई है उसके लिए, तो वायु अधिनियम 1981 का है, EPA 1986 इसको भी लागू किया गया है। ठीक है, आपका बहुत सटीक उत्तर बन रहा है, बस इसे लिख के आना है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए तो इस क्षेत्र में क्या किया गया है, राष्ट्रीय सौर मिशन संचालित किया जा रहा है। EV को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना चलाई जा रही है। ईंधन में CNG, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कार्बन सिंक का निर्माण किया जा रहा है। हरित पट्टियां बनाई जा रही हैं, क्षतिपूर्ति, वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात की जाए तो UNFCCC ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर वैश्विक सहयोग बना इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इसे WHO क्या कर रहा है, वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश लॉन्च कर रहा है अपने, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट ने क्या रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चला रखी है, जिसमें गोल नंबर 3 क्या है, स्वास्थ्य संबंधित, और गोल नंबर 13 जलवायु से। तो यहाँ पे दोनों को मिला के क्या किया जा रहा है, एक समग्र प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब वैश्विक पहले में कुछ अन्य देखे जाए तो देखिए, ब्राजील क्यूरिटिबा ग्रीन स्पेस मॉडल लागू किया गया है। लंदन में ULEZ लागू किया गया है, जिससे क्या हुआ कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में 44% की गिरावट आई। ठीक, स्वीडन में क्या किया, भीड़ भाड़ कर प्रणाली लागू की गई है, मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पे टैक्स की प्रणाली लागू कर दी गई है। माली घोषणा भी लॉन्च की गई है, सीमा पार प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया इसको, और ICIMOD डैशबोर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर। अब देखो, अब हमें निष्कर्ष में क्या लिखना है, मेन मुद्दा ये है। देखिए, मैं इसे डिटेल में भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ और संभव में आगे करूँगा भी। तो हमें निष्कर्ष में लिखना क्या है, देखिए, वायु प्रदूषण एक बहुआयामी चुनौती है। ठीक, कोई दो राय नहीं इसमें, जिसके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। जबकि भारत ने विधायी उपायों, तकनीकी उन्नयन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से प्रगति की है, फिर भी सख्त परिवर्तन, अंतर्विभागीय समन्वय और वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है। यानी कि कड़े नियम और सख्त परिवर्तन करो, तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है, अंतर्विभागीय समन्वय होना चाहिए, वैश्विक साझेदारी होनी चाहिए। वायु प्रदूषण को संबोधित करना न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलेपन की दिशा में प्रगति भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास। तो इसी तरह के और भी संभावित प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना ज्ञान हब UP एग्जाम। नमस्कार, धन्यवाद।